बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक, पुरस्कार और सनसनीखेज वाक़यात से भरपूर है। पार्ट 3। मदकूक आदमी ने जीन्स और जॉगर्स पहन रखे थे। उम्र कोई 40 के आसपास रही होगी। वो मुझ पर तवज्जो दिए बगैर मेरे सामने से गुजरता हुआ चला गया। इसके जाते ही मैंने कपड़े का स्याह रंग का निकाब चेहरे पर लगाया और इसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरा और इसका दरमियानी फासला कम होने लगा था। वो अपनी मोटरसाइकिल के नज़दीक पहुंच गया था। मैं फ़ौरन ही इसके उकब में जाकर खड़ा हो गया और अपनी खिलौना गन निकाली और इसकी कमर से लगा दी। गन के कमर से लगते ही वो यूं चौंका जैसे बिच्छू ने इसको काट लिया हो। दूसरे ही पल जो हुआ वो मेरी सोचों से भी मोबरा था। इस मदकूक आदमी ने पलटकर मेरे पेट में एक जोरदार घोंसा जड़ दिया। आदमी तो कमज़ोर था लेकिन पंच जानदार था। पंच खाते ही मैं दर्द से दौरा होकर अकड़ू बैठ गया। दूसरे ही पल इसने मुझे गिरबान से पकड़कर उठाया और भरपूर किस्म के थप्पड़ से मेरा इस्तकबाल किया। खिलौना गन मेरे हाथ से गिर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मुझे माँ याद आ गई। अम्मी अम्मी, हाय हाय, मत मारो, गलती हो गई। मैं दर्द से कराते हुए चलाया। साले, तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो, शोर के बच्चे, आज नहीं छोड़ूंगा। मदकूक आदमी गुस्से से बोला। न न न नहीं भाई, मैं पेशावर नहीं हूँ, मैं दर्द से कराते हुए बोला। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मेरी जम के धुलाई की। ये तो गनीमत था कि इसने सिर्फ पिटाई करके छोड़ दिया था। अगर वो पुलिस के हवाले मुझे करता तो मैं क्या कर सकता था। इस दिन के बाद से मैंने ऐसे काम से तौबा कर ली जिसमें हाथ पैर टूट जाने का खौफ हो। इस वाक़ये के 2 से 3 दिन मैं बिस्तर से हिला ही नहीं। डॉक्टर के 1500 और ख़र्च हो गए। अम्मी अब्बा की इंक्वायरी अलग। जब जिस्म की चोटें ज़रा ठीक हुई तो मेरे दिल दिमाग में वही सौदा समाने लगा था कि किसी तरह अपने रकीब को रास्ते से हटा दूं। लेकिन शंकर तो बगैर पैसों के मानता नहीं। ऐसे में मजीद की याद आई। मजीद तो तैयार ही बैठा था पैसे देने के लिए। मजीद का लकड़ियों का कारखाना था। कारखाना तो इसके वालिद मरहूम का था। इनकी वफ़ात के बाद अब वो ही इसको देखता था। मजीद 24-25 साल का एक सांवले रंग का इंसान था। कारखाने में मजीद रात 10 बजे तक बैठा करता था और अपने कारीगरों पर नज़र रखता था। इसके साथ काम करने वाले भी इससे परेशान ही रहते थे। चूँकि मजीद मेरे स्कूल का दोस्त था इसलिए मैं आसानी से इसके दफ्तर में जाकर बैठ जाया करता था। चुनांचा मैं मजीद के कारखाने जा पहुंचा। मुझे देखकर इसने ज़ोरदार कहका लगाया जिससे इसके मुंह में मौजूद पान के छींटे मेरी शर्ट पर आ गिरे थे। अम्मा मियाँ, आज इस गरीब खाने पर। मजीद पान चबाते हुए बोला। क्या बताऊं यार मजीद, ज़रूरत आ गई है 10,000 की। मेरा तकाजा सुनकर मजीद ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कसाई बकरे को देखता हो और फिर पान को उगलदान में थूक कर बोला। पैसे तो ले जाओ, कोई बात नहीं, मगर वापस कब दोगे? मजीद ने इंतहाई संजीदगी से कहा। यार 6 माह में दे दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, 20% के हिसाब से 2,000 बनते हैं। अगर 6 माह में नहीं दे सके तो 20 के 25 अदा करने होंगे। मजीद ने फ़ौरन ही हिसाब लगाते हुए कहा। ठीक है मजीद भाई, दे दो मेहरबानी, मैंने बेचारगी से कहा। मजीद से पैसे लेने के बाद मैं सीधा ही शंकर के घर जा पहुंचा। शंकर का घर शहर के एक मुसाफाती इलाके में था। घर नहायत छोटा सा था। अजीब बात यह थी कि घर में नहुसत का आलम था। शंकर घर में अकेला रहता था। बीवी बच्चे तो थे नहीं इसके, शादी अभी तक नहीं की थी इसने। घर आम सा था जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं। 10,000 देखते ही इसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। तुम्हारा काम हो गया अकबर भाई। तुम्हारे रकीब की मौत ऐसे होगी कि लोगों को दिल का दौरा लगेगा। शंकर ने नोट फ़ौरन ही जेब में ठूंस कर कहा। हाँ यार, बस काम हो जाए। काम की गारंटी है, इसके लिए तुमको 2 काम करने होंगे। शंकर ने अपनी पतलून की जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाते हुए कहा। क्या करना होगा मुझे? इसने एक ऐसा काम बताया जिससे मैं हैरत और खौफ से उछल पड़ा। वो कह रहा था, तुमको कब्रिस्तान जाना होगा। एक ऐसे मुर्दे की खोपड़ी लानी होगी जिसको मरे हुए 2 साल हो गए हों, 200 साल हो गए हों। और दूसरा काम ये है कि किसी ताज़ा मुर्दे का दिल लाना होगा। ताज़ा मुर्दे का दिल? 200 साल पुरानी खोपड़ी?
मैं चौंक गया। घबरा गए अकबर भाई? शंकर का लहजा तमस्कुराना था। ना नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने घुमाकर बात को घुमाते हुए कहा। तो फिर क्या बात है? अरे अकबर भाई, लोग इश्क में जान दे गए, तुम तो कब्रिस्तान जाकर एक खोपड़ी और दिल नहीं ला सकते हो। कैसे आशिक हो तुम? हा हा हा। इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहकहा लगाया। शंकर ने एक तरफ से ताना देकर मेरी गैरत को ललकार दिया था। अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मोहब्बत की बाजी तो हर सूरत जीत कर ही दिखानी थी। मुझे सोचों में देखकर शंकर ने मुस्कुराकर कहा, किस सोच में गुम हो गए हो? क्या हवा निकल गई? नहीं, ज़रूर लाऊंगा इस खोपड़ी को, अगर वो मिलेगी कहाँ? मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर इसकी छोटी छोटी मनहूस आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई, जैसे कि वो मुझे कब्रिस्तान भेजकर अपना कोई मकसद हासिल करना चाहता था। शंकर ने मुझे जिस कब्रिस्तान का पता बताया, इसको सुनकर मैं वाकई चौंक पड़ा था। शहर के बाहर ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना और गैराबाद था। सालों इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन होने को नहीं आता था। वजह इसकी आसेबी शोहरत थी, जो कि मैं अपनी दास्तान के शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ। खंडरपुरा के नाम से ये मशहूर कब्रिस्तान अंग्रेज़ों और ना जाने कौन कौन सी मखलूक के भटकने के सबब वीरान होकर रह गया था। 200 साल पुरानी खोपड़ी तो मुझे इसी कब्रिस्तान में मिल सकती थी। भागते भागते मैं किसी कब्र से टकरा कर गिर पड़ा था और फिर मेरा ज़हन घुप अंधेरों में डूब गया। खैर, ये वो हालात थे जिसके सबब मैं इस कब्रिस्तान पहुंचा था। मुझे होश आया तो रात का घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैं ना जाने कितनी देर तक बेहोश रहा था। मुझे इसका अंदाज़ा ना था। मैं अभी तक कब्रिस्तान में ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं अब इसी टूटे फूटे कब्रिस्तान के गेट के पास पड़ा था। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2 बजे थे। मेरा सर और जिस्म में बेहद दर्द हो रहा था। खौफ के सबब मेरे दिलो दिमाग की कैफियत काबिल रहम हो चुकी थी। मैं कराता हुआ उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गेट की सिमत जाने लगा। मायूसी और सदमे से मेरा दिमाग बोझल हो चुका था। अगर वो खोपड़ी ना मिली तो फिर जाकिर मरेगा नहीं, और जाकिर मरेगा नहीं तो शहजादी मुझे मिलेगी नहीं। सबसे बड़ा सदमा ये था कि मजीद जैसे इंसान का 10,000 का मकरूज हो चुका था। जैसे ही मैं गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक एक करख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अरे कौन है वहाँ? और साथ ही टार्च की तेज़ रोशनी मेरे चेहरे से टकराई थी। आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा और फिर अपने आप को संभाल कर सख्त लहजे में बोला, ये रोशनी मेरी आंखों से हटाओ। रोशनी मेरी आंखों से हटकर ज़मीन पर आ गई। फिर एक ह्योला मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इसने टार्च पकड़ रखी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। मैं इसको अपनी मौजूदगी का क्या जवाब पेश करता? गालिबन वो इस कब्रिस्तान का गोरकन था। मुझे खामोश खड़ा देखकर वो फिर मुझसे मुखातिब हुआ। खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो, कौन हो तुम? जी, मैं एक दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। फौरी तौर पर मुझे यही जवाब सूझा। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहा। अभी तक इसका चेहरा नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि इसने रोशनी मेरी ही तरफ की हुई थी। फातिहा पढ़ने आए थे? मेरी बात पर वो चौंक गया। इसकी आवाज़ से बेयकीनी का तासुर साफ महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मेरी बात का यकीन नहीं आया हो। जी, चलो मेरे साथ, इतना कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ जैसे ही मेरे हाथ में आया तो मैं कांप गया। एक सर्द सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और सर्दी का एहसास होने लगा था। इसका हाथ बहुत ठंडा था। ऐसे लगता था कि बर्फ़ की सिल मेरे हाथ में आ गई हो। कहाँ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। मेरे घर, इसने मुख्तसरन कहा और मुझे लेकर अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। क्वार्टर पहुंचकर मैंने पहली बार इसका चेहरा देखा। वो 50 साल का एक खुशशक्ल आदमी था। चेहरा दाढ़ी मूंछों से बेनियाज था। इसके चेहरे की बनावट से वो एक पुरअज़्म इंसान मालूम होता था। इसके चेहरे की सबसे ख़ास बात इसकी आंखें थी, जिनकी गहराई इस बात की गमाज़ थी कि वो जो कहता है वो करके रहता है। तनोतोश खासा मजबूत और कसरती था। यूँ लगता था अपने लिबास और हुलिये से तो वो गोरकन कहीं भी मालूम नहीं होता था। इसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक रंग की डेनिम जीन्स पहन रखी थी।
वो पैरों में जोगर्स मौजूद थे जिन पर मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। जिस जगह वो मुझे लाया था, इस जगह और इसके लिबास का तालमेल मालूम नहीं होता था। वो एक कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारों पर मौजूद रंग भी जगह जगह से अब जड़ चुका था और दीवारों का भी बहुत सा हिस्सा खोखला हो चुका था। कमरे में मौजूद दोनों चारपाइयाँ पुरानी और टूटी हुई थी। बैठो, इसने तहक्कुमाना लहजे में कहा। बादल नखास्ता में एक चारपाई पर विराजमान हो गया। झूठ तुम सलीके से बोल नहीं सकते, वो मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? मैं चौंक गया। ये कब्रिस्तान अब गैर आबाद है, यहाँ ताज़ा लाश दफन नहीं होती। या तो तुम नशई हो या चोर हो, इसने सख्त लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वाकई मेरा जवाब काबिल कबूल ना था। मैं सोचों में गुम था कि इसको क्या जवाब दूं। इसकी आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। वो कह रहा था, देखो दोस्त, तुम सच बोलोगे या मैं पुलिस को बुलवाऊं? इसकी पुलिस वाली धमकी सुनकर मेरा रहा सहा हौसला भी टूट गया। फिर मैंने इसको सब सच सच बताने का फैसला कर लिया। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, देखो तुमने मुझे दोस्त कहा है, इसलिए मैं तुमको सब सच बताता हूँ, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। ज़रूर। फिर मैंने इसको सारी कहानी सुना दी। मेरी मोहब्बत की दास्तान सुनने के बाद वो कहका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा, वाह यार, मैंने तुमको पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दी और फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तेज़ लहजे में कहा। झूठे तुम हो, ना तुम गोरकन हो, ना ही ये मकान तुम्हारा है। गोरकन इतने अच्छे कपड़ों में नहीं होता। बहुत खूब, तुम्हारा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। वाकई मैं गोरकन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें खोपड़ी मिल सकती है। इसने जेब से सिगार सुलगाई निकाली और इसका गोशा तोड़ते हुए बोला। इसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। वाकई? अगर ये मेरी मदद कर सकता था तो फिर मेरा मकसद मुझे मिल सकता था। ये आदमी तो वाकई मुझे काम की चीज़ मालूम होता था। चुनांचा मैं इससे बेख्तियार पूछ बैठा, कैसे? बताता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? इसका लहजा पुरस्रार हो गया था। अचानक इसने एक ऐसी हरकत की कि मैं चौंक गया। सिगार बुझाकर वो अजनबी चारपाई पर सीधा लेट गया। फिर इसने जीन्स की जेब से एक लंबा चाकू निकाला। चाकू देखकर मैं डर गया, कहीं ये मेरी गर्दन तो नहीं उड़ा देगा। लेकिन इसके बाद इसने एक ऐसी हरकत की कि मेरी चीख निकल गई और मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। इसने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए वो चाकू अपनी गर्दन पर फेर लिया था। खून का एक फव्वारा उबल पड़ा और वो बुरी तरह तड़पने लगा था। अचानक वो उठ बैठा। इसको उठते देखकर मेरे हलक से चीख निकल गई। इसने अपने ही सर को पकड़ रखा था। देखते ही देखते इसके सर से गोश्त गायब हो गया था और अब इसके हाथ में सिर्फ खोपड़ी थी। मैं चिल्लाकर बाहर की तरफ भागा। खोपड़ी तो लेते जाओ। एक खरखराती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। खोपड़ी की आवाज़ सुनते ही मेरे हलक से दिलखराश चीख निकली और मैं चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर भागा। कब्रों को फलांगता हुआ मैं यूं भाग रहा था कि जैसे मेरे पीछे चोट लगे हों। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मैं गिरता पड़ता कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। इस बदरू के हिज़यानी कहकहे मुस्तकिल मेरे ताक़ुब में थे। बहरहाल किसी तरह मैं अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर मैंने भागने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। मैं इस मनहूस कब्रिस्तान से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था। वाकई वो कब्रिस्तान खंडर पूरा ही था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शंकर ने मुझसे इतनी पुरानी खोपड़ी क्यों मंगवाई थी, ताकि मैं डर कर नाकाम हो जाऊं। और वो आराम से कह सके कि तुम ही नाकाम रहे थे, मैं तो अपना काम करने के लिए अब भी तैयार हूँ। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी कि कब्रिस्तान के आसेब ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। कब्र से बाहर आकर मुझे सुकून मिला ही था कि मैंने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त किया और मोटरसाइकिल की रफ्तार को हल्का करते हुए रुख अपने घर की जानिब मोड़ लिया। खौफ का एहसास तो अब भी रोंगटे खड़े किए जा रहा था। जैसे ही मैं आगे गया, मुझे रोड के कॉर्नर पर पुलिस की मोबाइल नज़र आई। मोबाइल देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल के पेपर्स नहीं थे। हो सकता है कि वो मुझे तंग करे। मुझे करीब आता देखकर सड़क पर खड़े हवलदार ने हाथ देकर मोटरसाइकिल को रोक दिया। कहाँ से आ रहा है? एक ने मुझे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। वो मैं हकलाने लगा। मुझे हकलाता हुआ बदहवास देखकर पुलिस वाला जैसे मजीद शेर हो गया। चल तलाशी दे, लगता है तू डकैती करके आ रहा है। इसने मुझे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने घबराते हुए कहा। ओए खोते,
جب کچھ نہیں تو ڈرتا کیوں ہے؟ دوسرے نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے غفور دین، بہت سردی ہے، اس کو تھانے لے چلتے ہیں، 2 ڈنڈے پڑیں گے نا، 2 کان پر تو نانی یاد آ جائے گی۔ پہلے پولیس والے نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔